अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, हमारी यूथ और जनरेशन के लिए पेरेंट्स बड़े हैं परेशान। मैं तो उन वालिदैन को सलाम करती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो हर चीज़ देख रहे होते हैं, तो मैं उनको सलाम पेश करती हूँ जो कम सैलरी में अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें। एक बात सोचती हूँ, जिनकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 होती है, वो चाहते क्या है अपने बच्चों से, या वो ये सब कुछ किस लिए करते हैं? वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं। उनका दिमाग अपनी औलाद के लिए होता है कि मैं अपने बच्चे को इस मकाम पे देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिशात एक वालिदैन की, एक वालिद की अपने बच्चों से होती है। माँ का काम है उसको खाना देना, चीज़ों को देखना, घर के अंदर सब कुछ देख रही थी, लेकिन वालिद का जो एक दिमाग का क्राइटेरिया ना, आप नहीं, उसका बस नहीं चलता कि वो आपको पता नहीं कहाँ पर लेके चला जाए। और मेरे बेटे की वजह से अब उसको अपना है नहीं कि मेरा नाम रोशन हो, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का नाम रोशन हो। उनकी आपकी चाहत क्या है कि सिर्फ आप अच्छा इल्म हासिल करें, अच्छे मकाम तक पहुंच जाएं, इनफ है। मैंने जितने भी लोगों से मिली हूँ, पेरेंट्स से मिली हूँ जिनकी उम्र 35 से ऊपर, 40 से ऊपर है, उनकी अगर उनके बच्चे हैं तो उनका बस एक ही एक गोल है, एक एम है, एक मकसद है, बल्कि उनके पास इतना है नहीं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत आला मकाम पर, बहुत एजुकेटेड, और इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूं। पता नहीं मेरी बात से कौन सहमत है या एग्री है, मुझे नहीं मालूम। किसी की अगर एक चना चाट लगाने वाला ना, जो सर पे एक थाल लगा के एक स्कूल के आगे एक समोसे बेच रहा होता है थोड़ी सी चटनी के साथ, उसकी भी सोच अपने बच्चों के लिए ही होती है। वो कभी ही नहीं सोचता मैं घर जाके या किसी मॉल में या किसी ढाबे से मैं कपड़े खरीदूंगा, किसी संडे बाज़ार चला जाऊंगा। वो जो शलवार कमीज़ रेगुलर पहनता है वही पहनता है। सिर्फ सपने हैं। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगी। आप क्या सपने देखते हैं? आप अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? हाँ, मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जिनकी एजुकेशन चल रही थी और अचानक वालिद का साया उठ गया, अब वो एक स्ट्रेस में आ गए। लेकिन मैं कहती हूँ वो खुशकिस्मत बच्चे हैं जिनके वालिदैन उनको एजुकेशन दिला रहे हैं और सिर्फ आपसे चाहत करते हैं कि आप अच्छे बन जाओ, अच्छे मकाम तक चले जाओ। तो ये ख्वाहिश पूरी करना कोई मुश्किल तो नहीं है। इसके लिए आपको तो कुछ नहीं करना, रोज़ आपको हर चीज़ मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, अच्छा यूनिफॉर्म मिल जाता है, शूज़ मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, आपकी फ़ीस भी पे कर दी जाती है। तो क्या चाहते हैं वो आपसे? आप प्रॉपर तालीम भी नहीं हासिल कर पाएंगे। आप तालीम हासिल करें, उसके बाद तालीम, मैंने एक चीज़ नोट की है, एजुकेशन, जब आप पूरी ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी के बाद भी ना, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो वो जो आपने तालीम हासिल की है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना, ऑफ कोर्स एक पर्सनैलिटी होती है, एक नॉलेज होती है, वो आपकी 50% काम आती है। लेकिन साथ साथ मैंने उन लोगों को कामयाब देखा है जो साथ साथ अपने स्किल्स के ऊपर मेहनत करते हैं। और अब बहुत खुश आइन बात है कि स्कूल में अभी से ही बच्चों को कंप्यूटर और स्पोर्ट्स और बहुत सारी जगहों पर बच्चों की विशेस पूरी की जा सकती हैं। एक वक्त सिर्फ एक हमारे पास सब्जेक्ट होते थे, बायो ले लो या इंजीनियरिंग ले लो, बस एक दो ऑप्शन थे कॉलेज में, आप एक पर ही फोकस करो। लेकिन अब मैंने देखा है कि जब से एआई और बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, तो बच्चों को एक, मैं यहाँ तक कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं है उनको भी, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को भी इस सोशल मीडिया से बहुत बेनिफिट मिला है। डिपेंड ऑन यू, आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें कि नेगेटिव। ये अवेयरनेस आप किस लिए ले रहे हैं? आप वेस्टिंग ऑफ टाइम स्क्रॉलिंग, और आप उन डांस परफॉर्मर को या कॉमेडियंस को इनको देख के एंजॉय करें।
या आप उनमें से कोई ख़ास चीज़ निकाल रहे हैं, अपने अंदर एक चिंगारी भड़का रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत पसंद है। मुझे तो उनकी बात दिल में तो नहीं उतरती, इसमें उतरती है, दिमाग में उतरती है, और ऐसी उतरती है कि ब्लास्ट पैदा करती है। और मैं हर एक दिन उस सूरज की तरह, उन किरणों की तरह चमकना चाहती हूँ जो हर रोज एक नई उमंग से जागता है। और उसी तरह सारा दिन लोग उसको बुरा कहते हैं, धूप लग गई, गर्मी पैदा हो गई, मेरा दिल घबरा गया, मैं बेहोश हो गया, मैं मर गया, उसको कोई परवाह नहीं होती। वो फिर भी उसको पता है कि ये सूरज की रोशनी आपके लिए कितनी बेहतरीन है। जरासीम वो मारती है, फल आपके लिए पकाती है, सब्जियां आपके लिए पकाती है, और आपकी डिहाइड्रेशन जो है ना, आपके अंदर जरासीम जो पसीने की तरह निकलते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ बेनिफिट है। सुबह की अर्ली इन द मॉर्निंग आपका जो पसीना उस सूरज की किरणों से निकलता है, वो अंग्रेज ऐसे तो नहीं धूप धूप करके जाके सूरज सन बात ले रहे होते, आप ना लीजिएगा। आप अर्ली इन द मॉर्निंग उस सूरज को जगाएं, फिर देखें सारी दुनिया आपके साथ जगेगी। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आप अपने साथ, आप भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि ऐसा हिस्सा बने कि भीड़ आपकी तलबगारी करे। आप ऐसा बन जाएं। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो नथिंग थे, जिनको लोगों ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन इतने कैपेबल नहीं थे, इतने लैंडलॉर्ड नहीं थे। मैंने हमेशा उन लोगों को बनते देखा है जिनके पास कुछ नहीं था। जिनके पास सब कुछ होता उनको उनकी वैल्यूज़ नहीं मालूम होती, वो तो एक डिग्री भी कहीं से ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैंने उन लोगों को बड़े बड़े मकाम पर देखा है जिन्होंने मेहनत की है। छोटी सी बात कहूँगी, उसके बाद ख़त्म करूँगी। अमिताभ बच्चन का बेटा आज तक अमिताभ बच्चन नहीं बन सका। अमिताभ बच्चन की स्टोरी सुने तो आपको पता चलेगा कि उसने, और मैं क्या कहूँगी, बहुत बड़ा अंबानी नाम सुना है, बेटे का अभी भी वही वैल्यू नहीं है, नाम हम हमेशा लेते हैं अंबानी। बहुत सारे लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के घर में नहीं, बहुत सिंपल माएँ थी। एजुकेशन उन्होंने खुद हासिल की, सपना ख्वाब पाकिस्तान का देखा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी हिस्ट्री तो उठा के देखें, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि जब वो खड़े होते तो भीड़ खुद बन जाती थी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार मैं आपकी खिदमत में, आपकी दोस्त होस्ट सभी हाजिर हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स कोई ना कोई मैसेज भी आपसे शेयर होता है, वो तो मैंने आपसे कर लिया। लेकिन मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में हम आपसे जब अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो कोई ना कोई सेगमेंट हमेशा अवेयरनेस का एक फोकस होता है कि हमारा जो गुफ्तगू हो वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो और इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि जब भी हम गुफ्तगू करते हैं वो हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल होती है, एक मैसेज होती है। तो देखते हैं आज कितने लोगों को ये आज अवेयरनेस का एक एजुकेशन का सेगमेंट हमने क्रिएट किया है, वो आप तक कैसे पहुँचेगा और आप लोग कितना आपके उजागर होगा, आपका जहन कितना जागेगा, क्योंकि है तो सब टैलेंटेड एंड कैपेबल, पर डिपेंड है आपने अपने आप को खुद उठाना है। कोई भी आपको नहीं उठाएगा। हाँ, आपको गिर भी जाएंगे
फिर भी आपको कोई नहीं रहेगा, वीडियो ही बनाएगा। लेट्स सी, वो गिरना अलग है, लेकिन अब आपने अपनी नज़रों में नहीं गिरना, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड और कैपेबल है। मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कहूँगी कि आप लोग टैलेंटेड नहीं है, लेकिन आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपने करना क्या है। लेट्स सी, मेरे साथ मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। ऑफ कोर्स टाइम निकाल के कोई मॉर्निंग शो में आता है, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं, मैं एक साइड मेरे पास मैम तशरीफ़ रखती हैं, मारवा सिद्दीकी साहिबा, लेक्चरर हैं, PhD स्कॉलर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र है। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी Inviting विद me. इनवाइटिंग। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। मेरे साथ इस सर मेरे बड़े प्यारे से भाई तशरीफ़ रखते हैं, और उन्होंने ही ऑफ कोर्स मुझसे कांटेक्ट भी किया और कहा कि इस मौजू पे सभी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से मेरे साथ वैसे कम्युनिकेशन में हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, PhD स्कॉलर, सीनियर लेक्चरर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मुलाकात। बिल्कुल अच्छा, एक बहुत और शुक्रिया। हमारे पास एक अच्छे मौजू है, हम इस बिल्कुल, पे टॉपिक पे बिल्कुल। बात करेंगे। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जहांज़ेब अलवी साहब हैं। ये वो वाले अलवी नहीं है, इसीलिए ज़रा बी केयरफुल। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक जी, है, अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहब? असिस्टेंट प्रोफेसर। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हैं। अच्छा जी, ऑफ कोर्स आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट एक बजट इशू करती है। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकती, मेरा अपना चेक बैलेंस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये हम कैसे क्राइटेरिया या कौन सा ऐसा मैनेजमेंट मैं कहूँगी चीज़ है जिससे हम मालूम कर सकें कि ये बल्दिया में लग गया, ये एजुकेशन में लग गया? कोई उन क्या कहते हैं पूछने वाला नहीं है। बजट अगर एजुकेशन में अगर सिंध गवर्नमेंट को फेडरली इशू करती है, टैक्स बेयर हम लोग हैं, हर जगह टैक्स हम देते हैं, खाने को भी हमारा हमारा तो पानी भी अलग से एक कतरा नहीं उतरता जब तक मैं टैक्स ना दूँ। हेलो नहीं होती टैक्स नहीं दूँ, मैं किस बात पे टैक्स नहीं दूँ? मैं चीनी पर टैक्स दूँ, मैं हर चीज़ पर टैक्स, मैं सांस लेने पर भी। अभी तो ये होगा कि हमारे वो जो सोलर है उस पर भी हमारे पे पाबंदी हो जाएगी। तो मुझे बताएं एजुकेशन बच्चों की कैसे पूरी होगी? और सबसे एक क्लासिफिकेशन, ये A क्लास है, ये B क्लास है, ये लोअर है, ये सिंध का अलग है, एजुकेशन मटेरियल पंजाब का अलग है, KPK का अलग है। ये तबकाती कंट्रीब्यूशन हमें किस दौराहे पे खड़ा करेगा? और हमारी आने वाली जनरेशन अगर कोई 3 पीस में खड़ा हो सकता है, शलवार कमीज़ वाला भी बहुत एजुकेटेड हो, तो हम मुझे बताएं कि हम क्या किसी को जॉब देते हुए पूछेंगे आप सेंट जोसेफ से पढ़े? नहीं, मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ। हमको बच्चों को बुरा मत बनाइए, मैं एंड की बात कर रही हूँ। ये एंड में हमारे बच्चों के साथ ये ना हो। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों है? फिर हम इंटरनेशनल लेवल को कब अप्रोच करेंगे और कब हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा? लेट्स सी, बहुत सी बातें मैंने एक सम अप इसलिए कि ताकि आप वो टॉपिक के हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब की तरफ चलती हूँ। जी सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ऐसा ही हो रहा होता है। और ये तो हम सदियों से देखते हुए चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब हमने होश संभाला और चीज़ों को जानना शुरू किया, तो तब से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि तालीम का मेयार और इसके लिए जो बजट जो गवर्नमेंट एलोकेट कर रही होती है वो पूरी तरीके से नहीं लग रहा होता। ये हम चीज़ें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंच गए कि PhD स्कॉलर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता वो PhD भी इंशाल्लाह वो भी एंड होगी। तो एक बड़ा अरसा ज़िंदगी का हमने पाकिस्तान कराची शहर में गुजारा, और आज भी वही अगर हम बात करें 30, 35, 36 साल में गुजर गए यही सुनते हुए कि जो बजट एलोकेट हो रहा होता है वो पूरी तरीके से नहीं लग रहा होता। मान लिया कि अगर हम सारी बात गलत भी करें और गवर्नमेंट अपना सारा बजट अगर लगा भी रही है, तो एक सिंपल सी मिसाल है, कराची के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देख लें क्या हाल है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके देख लें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके देख लें, तो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबका एक जैसा ही हाल है। उसके बरक्स जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजेस को देखते हैं, वहाँ का मेयार, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के स्टैंडर्ड, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, इट्स टोटली डिफरेंट।
एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम बाहर के ममालिक में देखा जाए वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें एक स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। एक बड़ी अच्छी आपने बात करी, वही रोना है हमारा। एग्जैक्टली जो कैटेगरीज जो हमारे वहाँ के, ये सिंध बोर्ड का है, ये पंजाब बोर्ड का है, ये आगा खान बोर्ड का है, ये कॉन्वेंट है, ये ब्रिटिश है, ये क्लास डिफ्रेंसिएशन ये हम ही लोगों ने की हुई, जबकि बाहर ममालिक में बिल्कुल भी ऐसा सर नहीं ऐसा होता तो है। नहीं एक दिन होगा ये वकीलों की खबरें, ये जजेस की खबरें? ये हुआ हुआ है, वो मैं उस तरफ जाना नहीं चाह शुक्र, रहा। वो तो एक ही अलग। हाँ। शुक्र है कि वो एक बहुत बड़ा एक शेर था, हाँ। एक ही सब में खड़े हो गए। शुक्र है नमाज पढ़ते हुए भी हाँ। हम लोग ये बराबर में ये कोई फकीर तो नहीं खड़ा हो गया। शुक्र हाँ। है, खुदा का खौफ है। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जब वो क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आय रखा अल्लाह। तो फिर ये हम इंसान पैदा क्यों- भी ऐसे ही, क्यों- मरते भी मरते भी ऐसे ऐसे ही। सही कहा जी जी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो जिस चीज़ को हमें ये ख़त्म कर देना चाहिए। और पता है क्या, यही चीज़ जो है ना एक छोटे बच्चे के जहन में आ जाती है गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर जब वो जॉब लेने के लिए जाता है ना तो वो यही सोचा यार मैं तो गवर्नमेंट का पढ़ा पाऊँ। और इवन दो जब हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ आजकल क्या कर रही होती हैं, वो बाकायदा लिख रही होती हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम, इन टॉप 3 या टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कोई स्टूडेंट्स चाहिए भी नहीं। तो भाई जो जैसे कि आपने शुरू में बात करी थी अपने फर्स्ट हाफ में कि जिस बाप के पास अगर पैसा नहीं है, वो पढ़ाना चाह रहा है, बच्चे में वो टैलेंट मौजूद है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैसा वो अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर नहीं पढ़ पा रहा, उसका टैलेंट वो वहीं दब जाता है, ना उसको आगे जाके वो एजुकेशन मिल पाती है और ना वो इसी तरीके से आगे जाके एक अच्छी जॉब हासिल कर पाता है। उसको वो ना एक तबका बड़े है गौर से सुना है आपने भी मेरा मैसेज। बिल्कुल हमारे असल में पाकिस्तान में एक तबका वो है जो कि ज़मीन के ऊपर रहता है और एक तबका वो है जो ज़मीन के नीचे रहता है। ज़मीन के नीचे रहने वाले वो लोग होते हैं जिनके बात करूँ, जिनको पूरे दिन में एक वक्त का भी खाना मैसर हो जाए तो बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। वो पूरा दिन उसी के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। क्या उस बाप का दिल नहीं चाह रहा होता कि अपने बच्चों को वो अच्छी तालीम दे? और माँ बाप का तो यही दिल करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से सब कुछ करे, और जबकि ये तो बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि खाना, पानी, रिहाइश, ये तो गवर्नमेंट के आप दूसरे ममालिक में देखें वहाँ ये बेसिक ये भी नेसेसिटी फ्री है, स्कूल में बच्चों के लिए फ्री है बिल्कुल, एटलीस्ट बांटा मैट्रिक था तक। ना वो जूस और दूध वगैरह था, बस वो दूध चंद दिन दी चांदनी फिर अंधेरी रात, वो एक Exactly बस ऐसे एक गया। महीना 2 महीने उस दिखावा वगैरह कर दिया। अब कोई चेक एंड बैलेंस तो पूछो, वो जो दूध बांट रहा था वो अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एग्जैक्टली वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सर यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई नो। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत सारे लोगों को देखें, ये भी एक वो है कि कहते हैं सीट पे बैठे बच्चों को एक अच्छा मोटिवेट करने। क्या नज़र आता है जब बच्चों को किस तरह की ज़्यादा आपको लगता है ज़रूरत होती है, वो बात मैं ज़्यादा करता हूँ हल्के फुल्के अंदाज में। मोटिवेशनल स्पीकर का बड़ा एक होता है कि बंदे के दिल में उतरती है। अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। आई एम दैट शाय पर्सन कि जिसको स्टेज पे भी खड़े होने में इतनी शर्म आती थी कि मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एक बात बताता हूँ। जब हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर्स हमारे लिए वो प्रेजेंटेशन रखती थी ना, मैं उस दिन छुट्टी किया करता था। वो प्रेजेंटेशन नहीं देती, इतना शाय पर्सन था। बट एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरार आए जी जी, और उन्होंने बड़ा बेहतरीन लेक्चर दिया। मैं उनसे इतना मोटिवेट हुआ। एंड ऑफ द सेशन उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स के आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पे मैं आप लोगों से सिर्फ 4 या 5 साल बड़ा हूँ। ये मैं बात बता रहा हूँ 10 साल पहले की, और मैं उस टाइम के ऊपर मैं 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो वो बात मुझे क्लिक करी, और उसने यही बताया कि मैं कोई एलीट क्लास से नहीं था, मैं बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के खुद अपने आप मैंने मेहनत करी है, कोशिश करी है, ठोकरें खाई हैं, चप्पलें घिसी हैं, तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो आज 10 साल पहले वो मेरे उस टाइम पे भी मेंटोर थे, आज भी मेंटोर थे, उनको मैंने फॉलो किया और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि एक्चुअली अंदर से खुद आपकी भी कुछ अर्ज होती है, सीखने की चाह होती है। तो उस टाइम पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जब ये कर सकते हैं तो वाई नॉट आए। हाँ तो अच्छा ये होता है जब हम आपने जैसे मैंने भी कहा, तो मैंने कहा जो लोग बड़े बड़े मकाम पे पहुंचे ना, वो ज्यादा कहते हैं वो सोना घिसता है ना, उसकी क्रिएशन देखो कितनी तभी अच्छी निकल के आती तभी निकल है। अभी आपने एक और फर्स्ट सेशन में एक बड़ी अच्छी बात करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई जैसे अंबानी का बेटा हो वो अंबानी, उसको अंबानी के नाम से। इसी तरीके से मैं 2-4 दिन पहले देख रहा था, एक वो माइक टाइसन का बेटा था, तो उसने बोला था कि बाबा मैं भी आप जैसा बड़ा होकर बॉक्सर बनूंगा। तो माइक टायसन ने बोला बेटे सवाल ही नहीं पैदा होता तुम मेरे जैसे कभी बड़े होकर बॉक्सर बन पाओ, क्योंकि मेरे पास जेब में कुछ पैसे नहीं होते थे, पता नहीं होता था कि मैं सुबह उठ के खाना भी खा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो आई फॉट फॉर माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी के खाना खाने के लिए लड़ा हूँ। तुम्हें तो सारी चीज़ें मैसर हैं, तुम तो यहाँ 5 स्टार स्कूल में जा रहे हो, तुम्हें सारी चीज़ें प्लेट में परोस के मिल रही हैं, तो तुम वो एफर्ट उन चीज़ों से गुजर के तुम मुझ जैसे कभी नहीं बन सकते। अच्छा इसमें हम आगे मारवा की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। एक चीज़ है कि मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को थोड़ा ना
हर चीज़ थोड़ा वो करके दिया करें, क्योंकि इस जो दौर है कि वो जैसे ही कुछ कहे तो एकदम नहीं प्रोवाइड कर, चाहे आप कितने भी करोड़पति। मैं अभी उसका मैसेज नहीं शेयर करना चाहती, उसके पास इतना पैसा था कि उसकी बच्चे कहते थे अम्मी अब्बू के पास इतना है, वो क्यों नहीं मुझे। तो वो बेसिकली अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे थे कि बेटा एक झटके में पैसा जा भी सकता है, पैसे पर डिपेंडेंट ना हो। एक और चीज़, एक हम लोग किसी को लंबा छोटा मोटा इस तरह की बातें भी करते हैं, तो ये बातें भी देखा जाए, अमिताभ बच्चन की हाइट सब स्टार से बड़ी थी और उसने भी बताया कि मुझे बहुत जगह रिजेक्ट किया गया कि तुम्हारी तो तुम इतने सूखे से हो और हाइट इतनी है। फिर देखा जाए जिया बच्चन की हाइट बहुत छोटी थी, हमारी बाबरा शरीफ की हाइट बहुत छोटी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को ये हीले बहाने होते हैं। बात ये होती है कि आपकी कैपेबिलिटी कहाँ जाके क्लिक करती है। मैं कहती हूँ अल्लाह माक ने बहुत सारे ऐसे लोग, मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे नाम नहीं आ रहा, मैंने बताया था कल भी, जिसके दोनों बाजू भी हैं, दोनों टांगे भी नहीं हैं, लेकिन वो उसकी माँ ने उसको मतलब अच्छा वो किया। लेकिन निक विजुसिक, हाँ देखिए, मैंने कहा उस दिन मैंने मिसाल दी थी, नाम मुझे उसका नहीं आया था, वो बंदे मोटिवेशनल स्पीकर है। तो खुदा ने आपको तख्लीक किया, अब आपने अपने अंदर, और मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा एजाज़ अल्लाह ने इंसान को दिया, बेशक बेशक, अशरफुल मखलूकात। तो प्लीज़ अपने अंदर खुद उजागर करेंगे आप कहाँ पर कि कहाँ की कैपेबिलिटी है, उसको क्लिक करें और देखें आप कहाँ पहुँचते हैं। मेरी प्यारी बहन जिस तरह मेल और फीमेल माशाल्लाह हर जगह पर अपना नाम वकार बना रही हैं, तो मेरे साथ मारवा सिद्दीकी साहब। मैम ऑफ कोर्स ख़वातीन भी जो हैं, एजुकेशन की बात करूं, जैसे आज हमारा टॉपिक एजुकेशन है, ख़वातीन को ज़्यादा ओब्लाइज नहीं किया जा सकता, रीज़न क्या समझती हैं? शायद हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें ख़वातीन को कहा जाता है कि बस घर में तो रहना है, पढ़ के क्या करना है। हाँ यही तो हांडी रोटी बड़ा आपको जब लोगों को अभी आई मस्ट शेयर, मेरी अभी एक स्टूडेंट है, शी डिड बैचलर्स, बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रही है, मैनेजरियल पोस्ट पे जॉब कर रही है। अब वो अपना MBA करना चाहती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन की, मतलब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने उसको जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करी उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मुझे कहती है मैं जल्दी स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरी शादी से पहले MBA खत्म, मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर दूँ। मैंने उसको बोला ऐसे नहीं करो, हाँ मैंने कहा ऐसे नहीं करो, अपना मतलब आप एक जगह गलत जगह जाने से बेहतर है आप अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। तो उसका कहना ये था कि मिस मुझे तो शादी करनी है, एट दी एंड कभी भी हमारे यहाँ चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। मैंने कहा अपने पेरेंट्स को, मतलब मसला ये कि इस वक्त पेरेंट्स जो बच्चों को, लड़कियों को मास्टर्स करने दे रहे हैं, जॉब करने दे रहे हैं, बट उन्होंने भी दिमाग में बिठाया हुआ है कि 2 साल बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। तो जब आप मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया ना, कि स्ट्रेस, PhD, मतलब मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा यंग गर्ल्स जो है वो PhD कर रही हैं। जब PhD कर रही हैं आप उसके बाद क्या करेंगे? आपने घर जाके रोटियाँ बनानी है, तो फिर फ़ायदा क्या आपके पढ़ने का? और फिर आप MBBS डॉक्टर्स, आपको देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में कितनी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो फीमेल की होती हैं, लेकिन उनमें से कितने प्रैक्टिस करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो मेल डॉक्टर्स की होती है। फीमेल डॉक्टर्स कहाँ जाती हैं? जो इतनी ज़्यादा सीट्स पे जाके पढ़ कर आ रही होती हैं वो कहाँ जाती हैं? उनको प्रैक्टिस ही नहीं करने दी जाती। ओह माय गॉड। MBBS डॉक्टर बहू चाहिए, हाँ, लेकिन जॉब नहीं करे, जॉब नहीं करे, बहू डॉक्टर होनी चाहिए। अच्छा, एक तो पहले उसको इनिशियली तौर पे भी स्ट्रेस मिलता है कि मैंने देखा है ख़वातीन को मैट्रिक के बाद उसको रिस्ट्रक्शन, क्योंकि हम ये कहते थे माहौल अच्छा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर घर की सपोर्ट अच्छी हो तो कुछ भी नहीं होता। आप घर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फ्रेंडशिप की तरह कहते हैं, फ्रेंडली माहौल अच्छा होता है। भाई अपनी बहनों को सपोर्ट करें, फादर करें, तो इंशाल्लाह वो बच्चियाँ भी, यार हम बच्चियों को इसलिए कहते हैं कि अल्लाह न करे कोई शादी के बाद कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो कम से कम किसी के आगे मजबूर तो ना हो, क्योंकि बड़े होके सब अपने अपनी दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस बहन बेटी को इस तरह स्टैंड ओवर करें कि वो कल किसी की मोहताज हो। जब आप मजबूर होते हैं तो लोग आपका मिस यूज़ करते हैं, और कुछ भी मेरे जहन में नहीं है, बस आपको कोई मिस यूज़ ना करे। अल्लाह पाक ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जाजिब। हम इनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एजुकेशन में आप भी माशाल्लाह आगे, इन्होंने हमारी जो एजुकेशन बच्चों का बताया कि क्लासिफिकेशन है, तो इस क्लासिफिकेशन का एक जनरेशन पे क्या बैड इफेक्ट हो सकता है? मैम पहले तो मैं माजरत, क्योंकि बहुत हार्श अल्फाज में यूज़ करूँगा। देखें,
शुरुआत मेरे करता लिए हूँ। तो नहीं जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बात करना चाहूँगा। देखें हमारे वहाँ बड़ी मशहूर कहावत है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है पर जुल्म का नहीं, ये मौला अली का नाइंसाफ़ी का नहीं। नाइंसाफी, नाइंसाफ़ी से मुराद यहाँ जो है ना वो है अकाउंटेबिलिटी। जस्टिस। लाइक आप कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट बजट देती है, उसके बाद फिर हमारे निज़ाम ऐसे क्यों नहीं है। निज़ाम बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, बस आपने करना क्या है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी MNS MPS जितने भी बटालियन के लोग हैं, इन तमाम के बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। आप देखें एक दिन में निज़ाम सही ना हो तो बताया हाँ, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट वे। गंदा पानी बंद क्लासिफिकेशन की बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स आई डॉक्टर डू एग्री। डॉक्टर साहब सुना नहीं आप, गंदा पानी बंद कराओ क्या? हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था मैम। अभी आप जो बता रही हैं गंदा पानी, अच्छा खासा पैसा पहुंचते क्यों कर रहे हो यार इसी बात पे? चलिए जी कंटिन्यू सर, आप ये मैंने नहीं कहा, आप बता रहे थे कुछ। क्लासिफिकेशन करने के बाद इजाज़त गुज़ार डॉक्टर जी 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 मैं कंटिन्यू हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। ऑफ कोर्स जो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन हमारे वहाँ हुआ है, अगर ये नहीं करेंगे ना तो सिंपली जो ये बिजनेस एवेन्यूज इन्होंने प्रोवाइड किए हैं इतने बड़े बड़े एजुकेशन के टाइकून्स हैं, इनका क्या होगा? वो भी तो सोचें ज़रा, आपने उनको जगह दी। भाई आप देखें ना करप्शन कहाँ से क्रिएट किया जाता है। करप्शन वहाँ से जहाँ आप गैप क्रिएट करते हैं कि लोगों को मुश्किलात पेश आएँ। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि भाई मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ का, ठीक है नहीं है, उनमें होता है 1 in a million लोग होते हैं जो इस गरीबी की चेन को तोड़कर आगे निकलते हैं, लेकिन दे आर द गॉड गिफ्टेड। वो लोग होते हैं जिनमें गुडविल बहुत ज़्यादा होती है और वक्त के आगे वो अपने घुटने नहीं टेकते। 1 in a million होते हैं जो एक्सीडेंटली कुछ बन जाते हैं, हर बंदा नहीं। बिल्कुल हमारे वहाँ ज़रा ये मसला है, जैसे हमारे अहमद साहब फरमा रहे थे कि हम टॉप नॉच के स्टूडेंट्स उठाते हैं, टॉप 1000 स्टूडेंट्स बड़े इंस्टीट्यूशन उठाते हैं, तो भाई अगर वो अच्छे स्टूडेंट उठाएंगे, बड़ी क्रीम उठाएंगे तो क्रीम ही तो आउटपुट करेंगे। हमारे जो हम जब छोटे थे, समर हमारे वहाँ होता था तो हम पढ़ने के लिए अपनी फुप्पो के घर जा रहे हैं, विजिटिंग के लिए, मतलब जा रहे हैं उनके वहाँ रहने के लिए, फुप्पो के खाला के वहाँ। हाँ ऐसे ही जी, लेकिन जो बड़े इलीट क्लास के लोग होते हैं ना, वो अपने समर में यूरोप जा रहे हैं, ठीक है, टर्की जा रहे हैं, US जा रहे हैं, तो सारे भाई डिफ्रेंसिएशन तो वहाँ क्रिएट है ना, उनकी अंग्रेज़ी देखें हमारी अंग्रेज़ी देखें, बड़ा फ़र्क होता है। क्लासिफिकेशन कहाँ है कि स्कूलिंग से इनको इतना अच्छा ट्रेन किया जाता है कि वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के राइटर भी होते हैं, स्पीकर भी होते हैं, और पढ़ने वाले भी होते हैं, फिर लीडरशिप की स्किल्स भी उनके अंदर होते हैं। तो दिस इज़ ऑल सेट प्रोग्राम। ये सारा सिस्टम जो है ना बाय आप कह सकते हैं बाय डिज़ाइन है कि आपने अगर गरीबों को तालीम देनी है तो इसका मतलब आपके वहाँ अब इनकलाब आएगा। तो ये सब चीज़ें चेंज होगी। एक टाइम था 2017-18 में एक बंदा आया था, मैं नाम नहीं लेता, तो बड़ा अच्छा एक मंशूर लेकर आया, बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आया, कामयाब नौजवान के नाम से उसने एक काम स्टार्ट किया। ओ सुना है नाम सुना है। और वो बड़ा दूर अंदेश टाइप का बंदा था, सोचता था कि हाँ आज से 4 साल बाद 5 साल बाद इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। पाकिस्तान नाम बड़ा प्यारा है। उसमें होता क्या था कि स्टूडेंट्स को आप सिखाते थे कंप्यूटर बेस्ड स्किल्ड, यानी आप कामयाब नौजवान में जो कर रहे थे वो आप लोगों को हुनरमंद बना रहे थे। दुनिया के किसी भी शहर में बैठे आप, लैपटॉप आपकी दुकान, आप पे क्या फर्क है? आप देखें ना, इंडिया में एक कॉल सेंटर में नाम नहीं लेता, दक्कन में, ठीक है, उसका टोटल ईयर का जो रेवेन्यू है वो 1/3 बजट ऑफ इंडिया। ओके, विच मीन्स कि आपकी इकोनॉमी 6 टाइम छोटी है, हमारी 374 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और इंडिया की आप देखें तो उसमें उनका जो रेवेन्यू था उतना ज़्यादा। आज पूरी दुनिया में आप देखें इंडिया छाया हुआ है। जहाँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहाँ आप IT की बात करते हैं, इंडिया के अलावा कोई नहीं। ChatGPT के बनाने वाला पीछे एक इंडियन थी, जहाँ देखें वहाँ इंडियंस। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने 2010 में ही डिजिटल इंडिया के नाम से नारा लगाया और वहाँ उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं। दिस इज़ माइंड सेट कि आप किस तरह से करते हैं। सेकेंडली आप देखें दुनिया में आज तक जितनी भी तारीख गुजरी है, जितनी भी कामयाब कौमें थी ना, उन तमाम कामयाब कौमों का राज जो था वो ये था कि तालीम पे उनकी हुक्मरानी थी। आप इजिप्शियन हिस्ट्री में चले जाएँ, उनकी सिविलाइजेशन में चले जाएँ, तो वो तालीम में, इल्म में इतने आगे थे कि उस टाइम पर पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। सिमिलरली आप ग्रीस चले जाएँ, फिर आप आज मुसलमानों की हुकूमत आई, तो मुसलमान हम तालीम में, इल्म में इतने आगे थे कि पूरी दुनिया को डिफीट करते थे। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत आपकी बात बड़े गौर से सुन रही हूँ। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों की कोई लैविश ज़िंदगी नहीं थी। अबू अली सीना और इब्ने सीना और सब मुस्लिम ज़्यादा थे, जितने भी जिन्होंने भी रियाजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब बनाने वाले तमाम मुसलमान थे। कुछ थोड़ी सी अगर मेरा कुछ इसमें बाद में और लोग आए हैं जो मैंने स्टडी की, मैं उसकी बात ही करूँगी कि हमारे जितने भी बड़े बड़े नामवर लोगों ने अगर अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए कुछ फैसिलिटेशन प्रोवाइड किए, कुछ ऐसी इन्वेंशन ईजाद किए, वो कोई बड़े बड़े महलों में नहीं पैदा हुए,
मैं फिर जैसे आपके पास कंटिन्यू करूँगी, एक ब्रेक ले लूँ, इजाज़त है? चलिए जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद मॉर्निंग शो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी मेरे साथ, और हम बात करें एजुकेशन पे। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ एक लेडी भी मौजूद है, लेक्चरर भी हैं, और हम बात करें एजुकेशन की। ये क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और अब ज़रा मैं, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट ब्रेक से पहले थे, मैं उनकी तरफ चलती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो कर रहे थे उससे भी रेलेवेंट है, और थोड़ा क्योंकि वो बहुत गहराई से जो है हाफिज़ मेरे ख्याल में यहाँ पर आगे सुजान ज़ेब साहब जो गहराई से गुफ्तगू एक चल रही थी, उसके साथ मैं कहूँगी कम्युनिकेट कर दें ताकि बात कंटिन्यू चले। ये जो अब रिसेंटली टिकटॉक कर रहे हैं वो सिर्फ जनरेट करें अपने लिए, और इस तरह टिकटॉकर की आपने देखा होगा सना गिलगित बल्तिस्तान की, मैं इसलिए बोल रही फीमेल पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ा है, उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। तो ये अच्छा तो हम कहते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह भी है। बच्चों को, हमारी जो नस्ल है, हम उनको ऐसा बनाएं कि वो आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म दें। मुझे एक बात, एक और चीज़ है, इसको प्लीज़ एक और ऐड कीजिएगा, क्या बाहर मुल्क में भी और ऐसे कामयाब कंट्री हैं, क्या वो सारे टिकटॉकर अपने लिए बेहतरीन काम करें? आने वाली जनरेशन को इसका क्या पॉजिटिव फ़ायदा है? ओवर टू यू जाजिब। अच्छा, मैं पहले आपकी बात से कंटिन्यू करता हूँ कि जी, जितने भी साइंटिस्ट हमारे वहाँ गुजरे मुसलमान थे। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर आप वेस्ट चले जाएं तो कितने ही हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जैसे जाबिर बिन हयान, उनकी पूरी पूरी किताबें आप जर्मन में देखें पढ़ाई जाती हैं। लाइब्रेरी मैं टर्की में था, वहाँ इतने सारे म्यूजियम्स मैंने देखे जहाँ उन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट के वो जो वैक्स के पुतले होते हैं वो लगाए हुए थे, सिर्फ ये बताने के लिए दीज आर द साइंटिस्ट अल्लाह, जिन्होंने नक्शे इजाद किए। वो इदरीसी साहब थे कि सबसे पहला नक्शा बनाया, वेस्ट पोल और नॉर्थ पोल सारे बनाए। इतनी सारी इजादें कि आप हाथ पे काउंट करें तो पूरा दिन निकल जाए आपकी, इतनी सारी। सेकंड चीज़, जो आप यूथ की बात कर रही हैं, जनरेशन की बात कर रही हैं, तो यहाँ अपनी क्लासेस में भी बड़ा मैं नाराज़ रहता हूँ हमारे नए नौजवान बच्चों से कि वो हमेशा ना एक चमक के पीछे रहते हैं कि बस रात को कोई वीडियो हमारी हिट हो जाए, 1 मिलियन 2 मिलियन उस पर व्यूज़ आ जाएँ, हम दिन दुगनी रात चुगनी और अमीर बन जाएँ, रिच बन जाएँ। पिछले जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी आपने नाम लिए, उन तमाम लोगों में एक सिमिलरिटी थी। इवन कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन तमाम लोगों में एक सिमिलरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, वो ये कि उनके रोल मॉडल कौन थे। हमारे वहाँ हमारे बच्चों को अभी तालीम ये नहीं दी जाती कि आपके जो रोल मॉडल हैं वो हमारे सहाबा कराम, अनबिया कराम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आप उस पर देखें, उस पर हंसना। जो बेसिकली पूरी किताबें जो लिखी हैं, सलमान नदवी साहब ने लिखी हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो तालीमात हमें नहीं दी जाती। हमारे वहाँ बस बच्चे हैं कि किसी तरह से कामयाब हो जाएं, शॉर्टकट लगे, एक वीडियो हिट हो, 3, 2, 1 पिल्ले हो, और ज़बरदस्त किस्म की हमारी चीज़ें जो हैं बूस्टअप हो जाएँ। तो बस ये टिकटॉक कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन बुरी है कि वो जिस कॉन्सेप्ट में या जिस पर्सपेक्टिव में हमारी यूथ फॉलो कर रही है ना, आई थिंक सो कि वो तालीम को किसी तरह से बाईपास करते हैं कि नहीं यार, तालीम ज़रा स्लो एक तरीका है जिसमें आप कामयाब हों, एक टाइम आएगा फिर जाके आप सेटल होंगे, ये बड़ा ईजी है। मिसाल है, मेरा एक कज़न है और वो होगा कुछ 8-10 साल का, तो वो बैठा हुआ ना किसी को मैसेज कर रहा है। अच्छा, मैं अपने ख़ानदान इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलाकर बता रहा हूँ, हमारा पूरा ख़ानदान 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। तो उसमें एक वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह PhD हूँ, अल्लाह नजर बद से बचाए लड़के, जज्बाती हो गए। तो वो अब बच्चा मैसेज कर रहा है एक यूट्यूबर को जो हमारे घर के सामने रहता है, कच्ची आबादियों में हम रहते हैं, थोड़ा सा हिट हो गया है। कहने लगा भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों बनना चाहता हूँ? मतलब हाजिर भाई उसके पास मोबाइल देखें, उसके पास गाड़ी देखें, उसके पास ये, चलो तो ये बड़ा अजीब है क्योंकि ये ज़रा आर्जी चीज़ें। अगर उसका चैनल बंद हो जाए या उसको कोई और आकर सुपरसीड कर दे या उसका वो ट्रेंड ख़त्म हो जाए, वो बंदा तो गया। सोशल मीडिया पे चेहरे तो रोज़ाना चेंज होते रहते, ठीक है,
लेकिन हमारे जो आज की जनरेशन है इनको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आती कि देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। ठीक है, ओके। Shortcut। शॉर्ट जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, पहले मैं आपका ज़रा बता दूँ। हमारे साथ जो तशरीफ रखती हैं मारवा सिद्दीकी साहिबा, लेक्चरर हैं, PhD स्कॉलर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। तो मारवा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? यस। मैं जहांजीब साहब की बात को बिल्कुल मैं सेकंड करती हूँ आपकी बात को कि बच्चे आजकल, आज की जो जनरेशन है, जो हम जेन जी कहते हैं, ये आजकल जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में। लेकिन सर आई वुड टेल यू कि कुछ ऐसी जनरेशन में मैंने चेंज देखा है। हम अपने ज़माने की बात करें तो हमसे पढ़ते थे, अगर पढ़ने वाले बच्चों की हम बात करें जो चमक के पीछे नहीं है, हमसे पढ़ते थे। लेकिन एक चेंज जो मैंने आज की जनरेशन में देखा है वो ये है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द अर्निंग एज वेल, कि हमें अपनी स्टडीज़ को खुद फाइनेंस करना है। और मैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो नाइट में जॉब करते हैं और सुबह में आके यूनिवर्सिटी में क्लासेस देते हैं। नॉट एवरीवन इज, सर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर ये वो लोग हैं जो जिनके यहाँ ज़्यादा एजुकेशन का शायद इतना नहीं है, या बचपन, या वो बहुत छोटी एज में उनको ये जो है ना वो चमक दमक की चक्करों में लग गए। लेकिन अगर फैमिली में इस तरीके का होता है कि फैमिली में जैसे आप हैं, आपके कज़न्स हैं, तो अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो आई नो कि आई होप कि वो जो है वो उस चीज़ से मोटिवेट ज़रूर होंगे। तो इस तरीके से जब हम कर रहे होते हैं ना, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है लिटरली कि वो सुबह भी जॉब भी कर रहे हैं और वो दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट कि हम खुद अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये एक चेंज मैंने देखा है, जो अब शायद मैंने मैं क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हूँ काफ़ी 10-15 सालों से, तो मैंने शायद तो ये चीज़ भी होनी चाहिए ना कि अगर हमारे पास एक सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोगों का, जैसे हमारे पास ये आरफा करीम बड़ी सारी बड़ी लेडी ने देखो कितना अच्छा किया। तो अगर हमारे अंदर अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, हमारी सोच अच्छी दी है, हम कुछ हमारे अंदर कैपेबिलिटी अच्छी दी है लाइक, तो हम कुछ ऐसा करें जो और लोगों तक पहुँचे और वो नस्लों को ग्रूम अप करे। कुछ ऐसा भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू। आप इसराइल देखें, वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रक्शन है। मुझे तो फिर वो जहांज़ेब की बात थे और आपकी सर आप बात करे थे, यानी कि एक सिस्टम की ख़राबी है थोड़ी। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा लुक आफ्टर करें, जब हम ऐसे रिस्ट्रक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया का कोई भी मैटर प्ले नहीं होगा, तो रिस्ट्रक्शन की आपने डिसीजन लिया तो हुआ ना। तो मुझे लगता है कि बल्कि हमारे मुल्क में इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने प्रोडक्ट तक बना सकते हैं। बिल्कुल अभी देखिए एंटरप्रेन्योर कोई सोप बना रही है, कोई ब्यूटी क्रीम बना रही है, कोई सर्फ बना रहा है, कोई डिटर्जेंट बना रहा है। हाँ, JF17 थंडर नहीं, बच्चे बना रहे हैं बिल्कुल। अरे यार है, कैपेबिलिटी है। अब हमारे काम अगर हमको इस काम पे लगा दिया जाए, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, मेडिसिन चल रही हैं, कपड़ों की कंपनी, उन्होंने ऐसा काम किया कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लोग ऐसे काम कीजिए कि लोगों को बेनिफिट मिले, ना कि ये कि सिर्फ मेरे लिए हो, मैं हूँ, आप पे मेरा कजा, आप पे मेरे बच्चे जीवन, वो वाली हिसाब में ऐसा काम करें जो और लोगों को भी बेनिफिट हो। ऐसा बिल्कुल, आप टिकटॉक को, सोशल मीडिया को बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। टीचर्स वीडियो बनाते हैं बिल्कुल। यूट्यूब, हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो टमाटर मजेदार ऐसे ही बस बना रहे हैं। टीचरों को किस काम पे लगा? नहीं, हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। देयर आर मेनी फैकल्टी मेंबर्स जो लेक्चर्स बनाते हैं और हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। इट्स लाइक फ्री एजुकेशन ना। हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके तो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है, लेकिन जो हमारे चैनल पे जो वीडियोस मौजूद हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार यकीन करें, मैं अभी आपकी तरफ से चलती हूँ, मेरा इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ जाना हुआ और इनविटेशन था, बस थोड़ा मुझे लेट वो हो गया, मैं अपने काम में लगी। मैं वहाँ गई हूँ रैंडम, यकीन करें अर्श भी मेरे साथ थे, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और इत्तेफाक से पता ज़्यादा लोग जानते भी थे हमें। वो हम लोग फिर चले गए और गए भी ज़रा लेट ही थे। सर पे मेरा ऑयल लगा हुआ, सिंपल अंदाज में जाके सबसे आप उनका काम देखें, यकीन करें, शॉकिंग वर्क, इतना, यानी कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके उन लड़कों लड़कियों ने जो इकरा यूनिवर्सिटी के जो ड्रेसेस, मैं कहती हूँ इंटरनेशनल लेवल को भी उन्होंने बीट कर, आप सही कह रहे हैं। उनका जो कैरी भी कर सकते, वो तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो मतलब पहन नहीं सकते, ये तो ऐसी क्रिएशन थी जो पहन सके और आउटस्टैंडिंग। मैं कहती हूँ कोई अलग ही, कोई मैं कहूँगी किसी वीनस एक स्टार है, एक अलग स्टार से आए, वीनस से आए, मैं सच कह रही हूँ, आउटस्टैंडिंग। बहुत जल्द हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक, फिर सर मैं आपकी तरफ आऊँगी और कंटिन्यू आपसे करूँगी। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। ये है कैपेबिलिटी।
एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो सभी के साथ और मैं हूँ इस वक्त जो गुफ्तगू मैं कर रही हूँ वो एजुकेशन पे और हमारी जनरेशन पे बहुत ज़रूरी है। और मुझे हम लोगों ने ब्रेक में बात की कि अहमद साहब मुझे नहीं लगता कि ये एजुकेशन का जो टॉपिक है या बच्चों की यूथ की मोटिवेशनल गुफ्तगू का जो मौजू है वो एक उसमें सेशन में कभी एक नहीं हो सेशन में नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हम गा बगा। और मेरी तो हमेशा सोच है कि हम आने वाली जनरेशन को शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और ये पत्थर पे कतरा डालते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर हम करोड़ों लोगों को नहीं जगा सके तो कुछ हज़ारों सैकड़ों को तो उनकी उजागर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो कुछ कर सकें। हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ, PhD स्कॉलर, सीनियर लेक्चरर, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सर ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। असल में सर जो बात कर रहे थे रिगार्डिंग टिकटॉकर्स की, जी और जो मिस ने भी बात करी कि हम ये टिकटॉक को और ये जितने भी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैक वीडियोस हैं और पता नहीं इंस्टा, इस तरह की जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ऐप्स, इनको हम पॉजिटिव वे से इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं और उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। मैं चाइना में देख रहा था कि वहाँ के लोगों ने छोटे छोटे से रूम्स बनाए हुए और उसमें सब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वो करके वो लोग जो है अपने इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर डाल रहे थे, इंस्टेड ऑफ जो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ये चल रहा है। अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो उसमें नाच गाना डांस, क्योंकि असल में लोग वो कर रहे होते हैं, उनके पास एक तो एजुकेशन की कमी होती है, दूसरा घर का माहौल मेरे नहीं समझ में आता। अगर मैं बात करूं आपसे 10, 15, 20 साल अगर आप पहले पीछे चले जाएं तो उस टाइम पे क्या होता था, हम अपने घर की ख़वातीन को नहीं चाहते थे कि कोई बाहर के लोग भी देखें। ख़वातीन भी हमारी जैसे आपकी वालदा होंगी, बहन होंगी, हमारी जैसी वालदा हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो टिकटॉक के ऊपर आएँ या फेसबुक के ऊपर आएँ या कोई बाहर के लोग भी। लेकिन आजकल का क्या है, पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारी बेटी टिकटॉकर बन गई, और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि टिकटॉक का क्या इस्तेमाल है, और उनकी बेटी जब बाहर निकलती तो पूरा मोहल्ला जानता है कि इसका डांस की आज वीडियो अपलोड होगी। अच्छा, देखा जाए उस बेटी के लिए अच्छा भी काम कर सकती है। जस्ट लाइक अगर वो डॉक्टर है तो कुछ अच्छा मोटिवेशनल मैसेज दे, अगर वो एंटरप्रेन्योर या कुकिंग शेफ है तो वो अच्छा कर, कुकिंग का कर ले, मना कुछ भी नहीं करें, है, मना नहीं है, जरा मतलब सा actually लड़कियों के लिए जरा सा हाँ अच्छा होना अवेयरनेस। और फिर मेरी नज़र में हो सकता है शायद मैं गलत हूं, पर ये बेहयाई की तरफ आपको चीज़ें लेके जा रही होती हैं। पेरेंट्स को भी नज़र रखनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और असल में घर का माहौल भी फिर ऐसा होता है कि ख़वातीन को इस चीज़ से थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। आप जैसे कि आपने बात करी कि एंटरप्रेन्योर और इस तरफ की चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहिए, तो टिकटॉक का आप बिल्कुल पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जैसे और मैं भी मिस सोच ने रही हूँ, बात मैं करी भी थी ना कि देखें एक बात है, ये नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, खुद मैं बेसिक एक होस्ट हूँ और मतलब मीडिया पर्सन हूँ, लेकिन अभी मैं भी सोचती हूँ यार कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हम अपना भी जो है रिप्रेजेंट अच्छा करें और औरों को भी कुछ अच्छा बताएं। अब मैं माइंड ऐसे से चेंज, ये नहीं कि हम सब गलती नहीं करते या हमें कुछ बात। अब आप देखना कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं, अच्छा मैं बिल्कुल भी इन लोगों का मुझे भी जरा कोई कॉमेडी वाली बना ली, कभी दिल पुशोरी कर, लेकिन वो ये तो चीज़ अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं अभी सोच रही हूँ ऐसा नहीं कि हम बैठ के हम दूसरों को कह रहे हैं, खुद को मियाँ फजीयत हो गई, दूसरों को नसीहत, तो लेकिन जब आप जैसे लोगों में मैं एक बात बताऊँ, एनवायरनमेंट बड़ा इफेक्टेड होता है, तो मैं सोचूँ यार ये चीज़ मेरे पास है तो मैं कुछ इसको अच्छा कैसे नहीं प्रेजेंट कर सकती। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसी डोमेन में अपने आप को मूव करना चाह रही हूँ जिससे और लोगों को कुछ अच्छी बात मिल जाए, एक पॉजिटिव बात मिल जाए। जी जी सर, आप कुछ बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा था, तो इसी चीज़ का हमें बिल्कुल पॉजिटिव इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और असल में बात वही है ना कि जब आपके पास एजुकेशन नहीं होती, आप थोड़ा सा इलिटरेसी उस तरह के गाँव विलेज, तो वहाँ पे असल में तालीम तो है नहीं। सर एक बात बताऊँ, अब तो अनपढ़ लोगों के हाथ में एक ऐसी डिवाइस आ गई है कि अगर एक खातून मुझे बताए ना थर में या उन इलाकों में वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके हाथ में स्किल कितना अच्छा है, आप उस स्किल को प्रमोट करें। मुझे वो खवातीन इतनी अच्छी लगती है, वो लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं। पहले मैं वो देखती थी कि एक लड़का है वो हर चीज़ रिसाइकिल करता था, सबसे पहले उसने किया कि सोशल मीडिया पे कभी वो एलिफेंट बना रहा है कलर से, कभी क्या बना रहा है। फिर हमारी खवातीन ने स्कूलों में भी, बल्कि फरा हमारे साथ मॉर्निंग शो में बनी तो वो बताई थी कि इन पेपर से क्या बन सकता है, इस कचरे से क्या बन सकता है। तो आप जब इस तरह की चीज़ें पेश करते हैं तो घर में बैठा हुआ बंदा बॉटल से देखे
प्लांटेशन, ये प्लास्टिक बॉटल से इतने सारे आप छोटे छोटे प्लांट से खूबसूरती बना सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो डिपेंड ऑन यू, आप अच्छे खाने बना सकते हैं, कपड़े की क्रिएशन कर सकते हैं, बच्चों की जो है रैपरिंग, जो है जो कचरे की जो चीज़ें बच जाती हैं बच्चों को सिखा सकते हैं। और आप सर सही करें कि बाहर मुल्क में छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे टॉयज, चीज़ें, मट्टी दी जाती है कि आप यू आर क्रिएटिव। तो Exactly. क्रिएशन क्या चीज़ है, ये मुल्क बना लेती है, सोच, क्रिएशन, ये ऐसे ही। इतना है कि पूरे पूरे मुल्क दो टुकड़े हो जाते हैं, पूरा मुल्क एक नया बन जाता है। ये क्रिएशन, ये सोच है। हमारी सोच कौन उजागर करेगा, हमें कौन जगाएगा, मुझे नहीं मालूम। जी सर, आप जी, बात मैं अभी कीजिए। देख रहा था कि इंडिया में एक शहर का राजस्थान, वहाँ पे उन्होंने एक इस तरह की यूनिवर्सिटी डेवलप करी है जहाँ पे वाओ। आपको 2 साल तक कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ वो आपको नई चीज़ें इजाद करना सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे खुद अपनी क्रिएशन कर रहे थे। और यही राजस्थान में भी एक स्कूल है कि जहाँ पे जब बच्चा 7 या 8 साल की उम्र तक नहीं हो जाता, वो उसको एजुकेशन तो दे ही रहे होते हैं, साथ में नई चीज़ें बनाना सीखते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का ऐसा जो बनना बड़ा बच्चा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल का वो होता सोचे है ना, जब वो आगे जाके बढ़ेगा तो हाय, क्या क्या हाय। चीज़ें वो इजाद नहीं कर सकता। मेरे पास, मैं कुछ अरसा पहले कुछ सीवीज़ रिव्यू कर रहा था, तो मेरे पास आ रही थी कि मैं स्टार हूँ। मैंने बोला यार ये स्टार कौन है, अपने आप को गया, मैंने कहा शायद कोई होगा। मैंने कहा चलो सबसे पहले इसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो पता चला वो टिकटॉकर स्टार है। तो पहले अब स्टार ये का कहते एक फैन, अब वो कहते टिकटॉक का फैन। पहले तो हम सोचते थे भाई कोई टीवी पे आ रहे हैं, कोई मीडिया पर्सन है, कोई रेडियो पे आ रहे हैं, तो वो कोई स्टार हम कहते हैं। अब हम टिकटॉक, ये तो अब हर कोई अपने आप को स्टार कह रहा है, और जिसके भी थोड़े से फॉलोवर्स आ जाए वो अपने, अगर मेरे फैन क्या सोचेंगे, मुझे अपने नहीं, फैंस मुझे के नहीं, लिए, मैं एक बात बताऊँ, तो इनकी अपनी कोई लाइफ ज़रूर होगी, सहूलतें होंगी, लेकिन ये ऐसा काम जो है ना, ये lifetime काम मेरे नहीं वहाँ है। किसी और के लिए इन्होंने कोई भी बेनिफिशियल वर्क नहीं किया। अगर आपने दुनिया में अपना वाकई में एक नाम और वकार में बड़ा फ़र्क है सर। ऐसा ही है। नाम बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, वकार बनाना बड़ा मुश्किल होता होता है, it है। takes तो ज़िंदगी में एक याद रखिएगा, आपको बड़ा प्राउड फील हो जब आपको आपकी कोई लोग घर में बुलाए और अपनी फैमिली से मिलवाएं और आपको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें, ना सिर्फ इसलिए कि एक्सक्यूज़ में एक सेल्फी लेनी है। हाँ। इसमें और इसमें वकार में बड़ा फ़र्क है। ज़िंदगी में एक चीज़ और मैं देखती हूँ कि क्रिएशन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बल्कि बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर देती है। मैं आगे चलती हूँ हमारे साथ, आपको जहाँ से लाइफ में क्रिएशन पर जितना अगर वर्क किया जाए तो वो हमारे मुल्क में, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड है, प्रोडक्ट है और चीज़ें क्रिएट। अच्छा, मैं अपने घर में ना, आप इसको ज़रा कंटिन्यू, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, मेरे सारे बड़े बहन भाई थे। हर बात पे अबू मुझे आवाज़ देते थे कि साबू को बुलाओ, कि मुझे प्यार से घर में साबू कहते तो बुलाओ, कि इस्त्री ख़राब हो जाए, टेलीविज़न का केबल ख़राब हो जाए, कोई सोच, यानी कि अगर मैं शायद होस्ट नहीं होती तो शायद मैं एक इंजीनियर टाइप की लड़की होती। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि वालिद साहब, अच्छा मैं घुस भी जाती थी खोल और सही भी कर देती थी। कभी ऐसे, यहाँ तक कि कभी स्क्रीन पर लाइंस आ रही हैं तो मैं बाकायदा बताती थी। और ये मेरे एक फुप्पो के बेटे, वो टीवी ज़रा ठीक करते थे तो मैं उनके पास बैठ जाती थी। उन्होंने बताया कि टीवी के पीछे इस वाले स्क्रू को यूँ करो ना तो ये लाइनें जो यूँ जा रही हैं ना सही हो जाती हैं। तो वो मैंने उनको देखा, तो यकीन करें वाकई में अगर बचपन से कोई चीज़ उसको, बच्चे को अगर आप फ्री हैंड छोड़ें और कुछ करें। पेंटिंग आउटस्टैंडिंग। सामने मैंने एक दफ़ा गोरबाचोव की पिक्चर मैंने बनाई, मेरे अबू मुझे देख रहे पेंसिल से, वो न्यूज़ देख रहे हैं और मैं बैठी हूँ तस्वीर बना रही हूँ, पिक्चर टू पिक्चर। तो बेसिकली वो जो एज होती है ना 10 साल की, 8 साल की, Learning age। बेहतरीन होती है। उस वक्त आप जो कर देना वो बंदा फिर आउटस्टैंडिंग वर्क करता है। हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे जी हैं? मैम देखें, सारा दिन टिकटॉक चीज़ें पे छोड़ा हुआ हमने, क्रिएटिविटी से स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे बताया कि क्रिएटिविटी की बड़ी एक अहमियत है, बहुत ज़्यादा। अहमियत होती है आपके आइडिया की। मैं सबसे पहले कहूँगा जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कोरा कागज़ होते हैं, जब आप उनको बताते हैं कि ये सही है गलत है तो वो सीखना शुरू करते हैं। काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से अगर बच्चे को सिखाना शुरू करें, देखो बेटा ये गलत है और ये सही है, आपने ये करना है और ये नहीं करना, तो वो बेसिक एजुकेशन जो स्टार्ट होती है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छा है अपने घर से शुरू करें। अभी वो स्कूल में नहीं गया लेकिन पेरेंट्स ने उसको तालीम देना शुरू कर दी, और पेरेंट्स ही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले अपने बच्चों के हुनर को पहचानते कि हाँ बेटा इसमें ये वाली काबिलियत है, बेहतरीन। और उसी को फिर वो प्रमोट करते हैं। जैसे चाइना के एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, तो चाइना में भाई बच्चों का पहले ही माइंड सेट कर दिया जाता है कि देखो भाई ये तुमने करना है, गुड।
ठीक है, ये तुम्हारी मंजिल है, ये तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। तो हमारे वहाँ क्या है कि हम जब छोटे थे हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे चलना है, कौन से रास्ते पे चलना है, क्या हासिल करना है। ये अल्लाह ही था, रास्ते बनाते गया, कारवां बनता गया, जैसे आप फरमा रही थी। सेकंड चीज़ देखिए, इब्नुल अरबी एक बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं कि उकाबों के साथ उड़ते हैं और कौवे कौवों के साथ। वाह आपने खुद डिसाइड करना है कि आप उकाबों के झुंड में हो, सही बात है, सही ये बिल्कुल। कौवों के झुंड में। जो ये टिकटॉकर्स हैं, बुरी चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरा एक फ्रेंड है और ये बोतल मार्केट में उसकी अच्छी सी परफ्यूम की शॉप है और मुझे बड़ा शौक, काम साथ साथ चल रहा है। हाँ, मैं उसके पास अक्सर जाते रहता हूँ। लास्ट टाइम मैं गया तो बड़ा मसरूफ़ कॉल के ऊपर, मैसेज के ऊपर, व्हाट्सएप पे उसकी जब आवाज़ वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो मोस्टली 90% फीमेल की आवाज़ें थी। हमने ऐसी तफरिया बोल दिया, भाई किन चक्करों में लग गए। उसने मोबाइल उठाया और दिखाने लग गया कि देखो जहाँ से भाई ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये पर्दे वाली लड़कियां हैं, पर्दे से बाहर नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने परफ्यूम के ब्रांड्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लगा दिए, लॉन्च कर दिए। उनकी सेल्स देखो कैसे हो रही है। वाह जबरदस्त, ये होता है अपने पॉजिटिव brands बना इस्तेमाल। बना। फिर इसी तरह से हमारा वहाँ शॉपिंग का थोड़ा सा था, तो हम लोग वहाँ एक और सेंटर है वहाँ गए, तो वहाँ देखा तो वहाँ तो भाई जितने भी पर्दादार और इस तरह की ख़वातीन, जैसे अहमद भाई बता रहे थे कि हम लोग अलाउ नहीं करते थे 10 साल 20 साल पहले, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं। आपने पार्सल भेजना है, बाइक वाला ले जाएगा, आपने चीज़ें लॉन्च करनी है, उनके आप एडवर्टीजमेंट बनाएं और लगाएं उनको आप। तो क्रिएटिविटी क्या है आपके आइडिया के ऊपर, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने आइडिया रखते हैं। इसी चीज़ को प्रमोट वो जो कामयाब नौजवान वाले साहब थे ना वो करना चाह रहे थे, जो कि प्रोग्राम वो फिर, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो दियर कि वो जो प्रोग्राम में कुछ मैंने भी टीच किया था, पढ़ाया था, तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था ये वही सिमिलर आइडियोलॉजी पे चल रहा है जो इंडिया ने आज से 10 साल 20 साल पहले अपनाई थी कि भाई आप लोगों को हुनरमंद बनाएं। मिसाल के तौर पे आप श्रीलंका के एग्जांपल लें, 95% पीपल आर एजुकेटेड इन श्रीलंका, कम्स ऑन नंबर 4 और 3 इवन दो दे गॉट डिफॉल्ट इन 2022। वजह क्या थी कि भाई क्यों इतनी तालीम के बाद, इतनी ज़्यादा तालीम के बाद कि दुनिया में 5वें 6ठे रैंक पे आ रहे हैं, फिर भी आप डिफॉल्ट कर गए। इतनी तालीम याफ्ता लोग, हर बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, फिर भी डिफॉल्ट कर गए। तो रैशनल क्या निकला जब हमने, क्योंकि इसकी केस स्टडी मैंने अपने ऑफिस में बैठ के पूरी बनाई थी, रैशनल ये था कि वो तालीम जो थी ना वो एकेडमिक एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देते थे, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन पे नहीं। एक मास्टर किया हुआ बंदा लेकिन कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकता, उस पर अर्निंग नहीं कर सकता। सही सही। तो वहाँ ये फुकदान था, बड़ा फुकदान था कि वहाँ लोग स्किल्ड नहीं थे। और स्किल्ड भी कौन से, जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं आपके, जो आप कहते हैं ना आप उसको इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो होती हैं, बिल्कुल उनकी यूटिलाइजेशन नहीं थी। क्या होता था, रेमिटेंस बाहर से आती थी 450 455, वो अपने CA चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता था दुनिया में, वो बाहर जाते थे, काम करते थे, फिर आते थे। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ हमारे वहाँ, जैसे ऐसा हमारे अहमद भाई बता भी रहे थे कि हमारे वहाँ ये तालीम के जो स्टैंडर्डाइजेशन है और जो चीज़ें हैं, इसको ज़रा हमने सिग्निफाई करना चाहिए कि जो यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी। आप फ़ंड तो कर रहे हैं लेकिन फ़ंड में उसका इम्पैक्ट साइज़ क्या है। मिसाल के तौर पे आप देखें, हमारे वहाँ एग्ज़ाम्पल ले लें, बहुत सारी NGOs हैं। उख्वत का अगर आपने नाम सुना हो, उख्वत फाउंडेशन, ओके, अखुवत फॉर्म। हाँ, तो उनका क्या है, वो लोग काम करते हैं इम्पैक्ट साइज पे। वो कहते हैं यार इस बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, इसकी पूरी की पूरी कफालत मैंने कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बच्चे की जो पीढ़ी होगी ना वो सही सीधी निकलेगी, उसका इम्पैक्ट साइज क्या होगा, बजाय इसके कि मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, लंगर खाने खोल रहा हूँ। वो मछली वाली बात तो वो बड़ा कहावत वाली चाइने बात। की ना, मछली पकड़ना सिखाएं, पकड़ना पकड़ना सिखाएं, सिखाएं, मछली दे नहीं। पकड़ के ना दीजिए। हमारे वहाँ मैम NGO भी जो है ना पूरा बाकायदा तौर पे धंधा है। वो कहते तो हैं तालीम है, ये है वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें वो बज़ाहिर जो है ना वो दिखा कुछ और होते हैं, पीछे कुछ काम और चल रहा होता है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। हम अगेंस्ट में नहीं है, हम कह रहे हैं तालीम के साथ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कामयाब मुल्क बनाने के लिए हमें अगर मईशत या बिजनेस को डेवलप करना है, अपने मुल्क को एक कहते हैं ना तरक्की याफ्ता करना है, तो हमारे स्किल्स के ऊपर, ये एक मेरी नहीं है बल्कि ऑल ओवर एक सर्वे है कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं, मेल फीमेल बच्चे सब। लेट्स सी, अब आपको सिलेक्ट करना है। यस, आखिरी बात। अच्छा, हमारा ब्रेक से पहले डिस्कशन बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन था जो मैम मावरा मैं सबसे मैसेज लूंगी, उसमें डाल सकती है वो बात। चले, अच्छा आप बात कीजिए, चल कर। क्योंकि अभी रिदम भी है हाँ, ना। वो बोल जाएगा। अच्छा, तो मैम मावरा कह रही थी कि देखिए पैसा और तालीम दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इस पर मैं ज़रा सा कंटिन्यू करना चाह रहा था। हमारी एक बड़ी मशहूर मारूफ आयत है, वद इज़्ज़ु मुंतशा वद ज़िल्लु मुंतशा, जी बेश, कि इज़्ज़त ज़िल्लत पे अल्लाह के अल्लाह हवाले बोल के
अब आप पैसा जो कमा रहे हैं ना, मैम उसमें बड़ा मैटर करते हैं कि वो इज्जत का है जिल्लत का है। लाइक 3 to 1 पिल्ले कमा तो रहा है, लेकिन अब देखिए पीछे लोग उसको क्या कहते ऐसे ही है। हैं। कभी भी कोई शख्स, कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा उस जैसा बने। हाय ये बड़ी अच्छी बात अल्लाह, बात ही खत्म कर दिया। सेकंड चीज़ देखें, हज़रत अली की एक बड़ी मशहूर मारूफ एक रिवायत है और लिखी भी जाती है किताबों में। अब तो हमारे वहाँ किताबें पढ़ने का दौर ख़त्म हो गया है, हर चीज़ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं यार मिलेगी वो ही होता है, हम जंग अखबार और वो वेडनेसडे को जो हमारे घर आता था, बहुत अच्छा अखबार था, जहाँ बहुत वाला बहुत टाइम अच्छा अखबार, ये अच्छा था, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती। जी सर। हज़रत अली एक मरतबा ऐसा हुआ, सफ़र में थे, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने एक शख्स को बुलाया कि भाई मैं घोड़ा यहाँ लगा रहा हूँ, ज़रा ख्याल रखना। जी जी। अब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, वापस आए तो घोड़े की जो गद्दी होती है वो गायब हो गई। ओहो, ओके ओके। गद्दी गायब हो गया। वो फिर बाजार गए गद्दी खरीदने के लिए, फिर वो गद्दी उनको वही ढाई जो उस टाइम पे पैसे अशरफियाँ जो थी उसमें मिली। पहले बाखुदा मैं नमाज़ पढ़ते हुए सोच रहा था कि नमाज़ पढ़ने के बाद इसको मैं वो जो होती है ना टिप, वो 2.5 अशरफी दूंगा। बस फ़र्क ये है कि इसने 2 नंबरी करके कमाए हराम तरीके से कमाया उसने वही, लेकिन फ़र्क क्या हुआ हलाल और हराम का। चलें जी, मैं इसी की बात को बस जी, जी, 1 मिनट लूँगा, जी, जी, कंटिन्यू हाँ, करूँगा। एक मुझे बड़ी अच्छी वो याद है, उन बुज़ुर्ग का मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है। एक बहुत मशहूर सल्तनत थी, उसका एक बादशाह था। तो वो जो बादशाह था वो अपनी रियाया के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा होता था और अपनी रियाया के साथ बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा होता था। तो अच्छा, फिर उसने कुछ अरसे के बाद वो किसी एक ऐसे शख्स से मिला, उसने बड़ा उसको समझाया बुझाया, फिर उसने अपने लोगों के साथ एक अच्छा सलूक बर्ताव करना शुरू कर दिया। गुड। फिर वो वेरी नेक्स्ट स्टेज ही कम्स टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला गया। एक दिन सब उठे, बादशाह गायब। तो सालों साल ढूंढते रहे, बादशाह कभी नहीं मिला। अच्छा, फिर उसका जो एक वज़ीर था वो अपने घोड़ों के साथ निकला, समंदर के किनारे कहीं शिकार पे जा रहा था किसी, तो उसको वहाँ पे एक बंदा नज़र आया। तो बड़ा वो ज़ईफ़ सा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, शॉल डाली हुई थी। तो उन्होंने बोला, जब उसके साथ बात करी थोड़ा सा, तो उसको पहचान में आ रही है, तो आप तो हमारे बादशाह सलामत हैं, आप तो कई सदियाँ सालों पहले आप हमें सुबह हम उठे तो आप गायब थे, तो आज 40 50 60 साल गुजर गए, आज आप इस हालत में वो कैसे? तो वो कहने लगे कि उस टाइम पे मैं अपनी रियाया के ऊपर जुल्म तो कर रहा था, मेरे पास तालीम एक तो होती ना दुनियावी तालीम और एक दीनी तालीम, तो अगर मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे दीनी तालीम दी। उस वक्त मैं हुकूमत करता था ज़मीन के ऊपर, अपनी लोगों के ऊपर, लेकिन आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो चीज़ ये थी, उन्होंने बोला एक सुई लो और जाओ इस समंदर में डालो। उसने सुई समंदर में डाली और कहा कि जाओ अभी सुई को निकाल के लाओ। कहा कि सरकार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहा कि अभी रुको। तो उन्होंने बोला जाओ मछली मुझे एक सुई निकाल के ला के दो। अब यकीन करें वो मछली ने वो समंदर में से वो सुई निकाल के ला के दी। तो कहेंगे पहले मेरी हुकूमत ज़मीन के ऊपर थी, आज मेरी हुकूमत समंदर के नीचे भी है। ये इस तरह तो वो एक दीनी तालीम का जो है ना, वो हम दुनियावी तालीम तो करें, तो हमें दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और अल्लाह वाकई में आपके दिलों के हाल बेहतर जानता है। हमारा टाइम में ख़त्म हो गया। मैं अभी कहूँ कि मैं 30 सेकंड में आपको वो करूँ कवर अप मैसेज में, तो बहुत मुश्किल होगा। सिस्टर आप बात कर लें, आप 1 मिनट आपको मैसेज दे दो। अच्छा, मुझे मेरा जो मैसेज है इट्स स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। जो आपने कहा था लड़कियों की तालीम को इतना मोबिलाइज नहीं किया जाता, तो जहाँज़ेब साहब ने भी कहा कि इम्पैक्ट कितना आता है ये देखना ज़रूरी होता है। तो एक जो औरत होती है वो एक पूरी नस्ल चलाती है, आगे पूरी नस्ल की तरबियत करनी है, तो लड़कियों की तालीम पे उतना ही फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट वाली बातें हम नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वो तो एक हमेशा का बहस है, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उनमें भी एटलीस्ट आप बेटियों को आगे बढ़ाइए, बेटियों को भी उतना ही पढ़ाइए जितना हम सारे फैमिलीज़ के लिए नहीं है, लेकिन जो फैमिलीज़ शादियों के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं, पहले उनको बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको इस काबिल बनाएं कि वो खुद अपनी शादी की सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सकें। गुड। हमारे साथ मावा सिद्दीकी साहिबा IBM से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मारवा, थैंक यू सो मच। लेकिन आज वक्त खत्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम इसको इस सेशन को कंप्लीट आगे करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, ये भी IBM से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया है। थैंक्स अगेन डॉक्टर जहाँज़ेब अलवी, और हमारे साथ ये भी मौजूद थे। और मैं ये कहूँगी कि इंस्टीट्यूट बिजनेस मैनेजमेंट आपका भी तीनों से एक ही से ताल्लुक है, और इन तीनों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। और सर इंशाल्लाह हम इसको फिर आगे गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे, और फोकस होगा एजुकेशन एंड स्किल्स। ओके नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ।